चिंता मत करो ना, अगर गाँव वगैरह में शादी कराओगे ना, तो पढ़ी लिखी लड़की है तो शायद से दहेज भी ना लगे। कुछ लोग जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन लोगों ने यहाँ तक बोला, इसको तो तभी मज़ा चखाएँगे जब ना इसको गाँव में चूल्हा फूँकना पड़े। हो गई ना हाउसवाइफ, हो गई ना होम मेकर, कुछ तो कर नहीं पाई। तो सोचिए जो लड़की वहाँ पे खड़ी थी जिस दिन उसकी माँ जा रही थी और लोग बोल रहे थे अब ये करेगी क्या, अब क्या करना है, वो लड़की वहाँ से उठ करके आज महीने के 3 से 4 लाख रुपए कमाने लगी। नमस्ते, मेरा नाम है दामिनी, पर यूट्यूब की दुनिया में लोग मुझे शोना नाम से जानते हैं। शोना मेरा एक्चुअली निकनेम है। तो जब मैंने व्लॉगिंग चैनल खोलने का सोचा ना, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में, नाम क्या रखें चैनल का? तो मुझे लगा चलो शोना नाम से रखते हैं, प्यार से लोग बुलाते हैं, उसी नाम से अपनी पहचान बनाते हैं। पर मेरी जर्नी जो है ना लाइफ की, वो मैं मानती हूँ कि वो शुरू होती है 2010 से। मैं ना जब 11th स्टैंडर्ड में थी, तब मैं दिल्ली आई थी पढ़ने के लिए मेडिकल। जब आप ना 11-12 के साथ में मेडिकल की तैयारी करने आते हो ना, तो सबसे ज़्यादा पता है ज़रूरी क्या होता है? फ़ोकस। आपको पढ़ाई में पहले तो मन लगना चाहिए, फिर ही आप कहीं न कहीं समय दोगे और फिर जाके सक्सेस मिलेगी। तो ना मेरे घर से फुल सपोर्ट था कि बेटी को डॉक्टर बनाएँगे। मेरे पापा खुद एक डॉक्टर थे, तो उनको था बेटी को डॉक्टर तो बनाना ही है। तो बचपन से ना ये बैक ऑफ माइंड में ये बात थी कि डॉक्टर बनना है। वो बोला हुआ था कि हाँ, डॉक्टर ही बनना है। जब मैं दिल्ली आई और 4-5 महीने ही हुए होंगे जब मैं पढ़ाई कर रही थी, स्कूल भी कर रही, कोचिंग भी कर रही, कि एक फ़ोन कॉल आता है। उस एक फ़ोन कॉल ने मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी बदल दी। घर से फ़ोन था, माँ ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाया, माँ बिल्कुल शांत। मैंने कहा क्या हुआ? सब ठीक है ना? तो कह रही है मैं जो बताने जा रही हूँ ना, उसको सुन के बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है? नॉर्मली इस चीज़ को लो और घबराने की बात भी नहीं है। मैंने कहा क्या? बात क्या है वो बता दो। तो कह रही है मुझे ना कैंसर है। मैं बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि कल बात हुई है मेरी मम्मी से, रोज़ शाम को बात होती है 7 बजे, कल सब ठीक है, आज कैंसर है। पर ना घबराओ मत तुम, ये जो कैंसर है ना बहुत इनिशियल स्टेज पे है। अभी डॉक्टर ने कहा है 7-8 साल है मेरे पास। इसके बाद ना मैं तो ब्लैंक हो गई। इसके बाद उन्होंने मुझे क्या कहानी बताई मुझे कुछ नहीं पता। मेरी जो सुई है वो वहीं पे अटक गई कि माँ को कैंसर है। अब एक बच्चा जो 11th स्टैंडर्ड में है, घर से बाहर मेडिकल की तैयारी करने आया और उसकी पूरी दुनिया ही उसके माँ-बाप हैं। उसको चलता है पता कि माँ को कैंसर है, कैसा महसूस हुआ होगा, ये आई थिंक आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा मेरा एक ही सपना है, तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसे भी करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तभी तुम्हारी लाइफ़ बनेगी। तो माँ ने ना यहाँ पे एक हिंट दिया था मुझे, जो मुझे बाद में चमका, कि अगर तुम चाहते हो लाइफ में तुम सही चलो और तुम्हारा कोई भी फ़ायदा ना उठाए, तो तुम्हें ये सोचना है कि कॉलेज तो पहुँचना ही है। मुझे लगा फ़ायदा ना उठाए ये क्या बात है, ठीक है। माँ ने लेकिन पता है इन सब बातों में एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। माँ के पास 7-8 साल नहीं थे, 7 महीने भी मेरी माँ कैंसर के साथ नहीं जी पाई। वो स्टेज 1 नहीं था, वो लास्ट स्टेज था। मैं इसी सोच के साथ जीती रही कि माँ ने बोला है 7-8 साल है, तो मेरा एक सपना है। माँ ने बोला है मेडिकल कॉलेज पढ़ाई। पर सच बताऊँ तो पढ़ाई हो नहीं रही थी मुझसे, किताबें खोलती थी और ध्यान कहीं और ही था। पर फिर भी स्कूल करना है, ट्यूशन्स करने हैं, एंड मेरी माँ चल बसी। एक वाकया बताना चाहूँगी जो मुझे कई बार मेरे ज़हन में आता है आज भी, कि जब मेरी माँ जा रही थी तो हॉस्पिटल से ना एम्बुलेंस में लेके जाते हैं और सारे फैमिली मेंबर को बोलते हैं कि एक बार आके देख लो उनको तैयार करके। मैं गई, सबने देखा, मासी थी, मामा थे, बहुत लोग थे, कज़िन्स थे, सबने देखा, पैर छूते, प्रणाम किया, चले गए। मैं वहीं खड़ी रह गई, एम्बुलेंस मेरे आँखों के सामने चली जाती है। और पता है, उस जगह ना फिज़िकली तो शायद 10 मिनट, मेंटली ना आज भी लगता है वहीं खड़ी हूँ। तो मैंने डिसाइड किया ना कि मैं अपने भाई के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। तो पहला ही बोझ मैंने उनके सर से हटा दिया। मैंने उनको बोला कि मैं मेडिकल नहीं परस्यू करूँगी। वहाँ से जवाब आता है, ठीक है। वहाँ पहली बार मुझे पता चला कि माँ ने ये क्यों बोला था कि कुछ भी ज़िंदगी में अगर करना हो ना, या चाहते हो कोई मिसयूज़ ना करे किसी भी तरीके से, तो पैरों पे खड़े होना।
क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मेडिकल करूँ ना करूँ, ये सपना मेरे पेरेंट्स का था और किसी का नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है पहले 12th कर लो, फिर देखते हैं। बहुत ही मुश्किल से मैंने 12th के एग्ज़ाम्स दिए, किस हेड स्पेस में थी मैं, मेरा सब कुछ बदल चुका था और 12th देने के बाद व्हाट्स नेक्स्ट? तो भाई ने बोला बैंगलोर आ जाओ। बैंगलोर में वो सेटल था यहाँ पे ऑलरेडी, पापा मेरे बाय देन गाँव चले गए थे, तो मैं बैंगलोर आ जाती हूँ, यही घर है ना, क्योंकि और कोई एड्रेस नहीं है मेरे पास। मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स मेरे भाई के लाइफ में होने लगी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ही रह के या तो मैं पूरी डिप्रेशन में चली जाऊँगी या मेरा भाई भी परेशान हो जाएगा। मुझे ना कुछ और करना पड़ेगा, कुछ तो देखना पड़ेगा मुझे, पर करें क्या? तो मैंने अपने भाई को बोला सबसे पहले ना मुझे जो पढ़ाई आगे करनी है, मेडिकल तो नहीं करनी, तो क्या करना है, मुझे ना लॉ करना है। उन्होंने कहा ठीक है कर लो। लेकिन किस्मत थोड़ी-सी पलट गई और पहली बार मुझे लगा कि कहीं पे मेरा लक काम आया है और वो ये कि जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी तभी मेरी मुलाकात मेरे आज के हस्बैंड से होती है। वो एक आईटी में जॉब करते थे। मेरा ट्यूशन सेंटर और उनका ऑफ़िस आस-पास था, वहाँ मैं उनसे मिलती हूँ और मिलने के बाद जब कुछ टाइम हम लोग एक-दूसरे से बात करते हैं, तो उनकी तरफ से आता है कि मैं तो शादी करना चाहता हूँ, तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं? तो मैंने अपने भाई को बताया। जवाब क्या आया? ठीक है, कर लो शादी। देखिए बैक ऑफ माइंड में ना हर रिलेटिव के दिमाग में एक ही बात थी कि इसकी शादी जब होगी ना, तो दहेज लगेगा। क्योंकि मैं आती हूँ बिहार से। बिहार में आप चाहे आज की तारीख में भी आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो, एक दहेज देना पड़ता है। तो पहले तो इसकी पढ़ाई पे खर्चा, फिर इसकी शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा और सब किसके सर आया? भाई के सर आया। भाई के ऑलरेडी बच्चे हैं, फैमिली है, माँ के इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए, पापा भी बीमार हैं, तो आगे इतने खर्चे हैं और इस पे भी खर्चा करना है। तो ये मेरा एक नसीब लोगों ने मान लिया था। कई लोग, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने खुद सुना है बोलते हुए मेरे भाई को कि चिंता मत करो ना, अगर गाँव वगैरह में शादी कराओगे ना, तो पढ़ी-लिखी लड़की है तो शायद से दहेज भी ना लगे। कुछ लोग जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन लोगों ने यहाँ तक बोला, इसको तो तभी मज़ा चखाएँगे जब ना इसको गाँव में चूल्हा फूँकना पड़े। मैंने ये शब्द सुने और मैं जिस फैमिली से आ रही थी, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो सपने देखे थे, वो बिल्कुल अलग थे और आज मुझे ये सुनना पड़ रहा है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो, मेरे शहर में, मेरे स्टेट में दहेज चलता है पर मैं कभी नहीं देने वाली शादी करने के लिए दहेज। उसने बोला नहीं, हमारे में तो नहीं चलता, मुझे तो कुछ ऐसी उम्मीद नहीं है और मेरी शादी उनसे हो जाती है। यहाँ पे पहली बार लोगों ने सोचा अच्छा, जिस लड़की के बारे में हमने सोचा था कि इसकी तो बस कैसे तो दहेज लेके कहीं तो शादी कराएँगे या अगर दहेज नहीं देता है भाई, तो कुछ एक खराब घर में कहीं तो शादी हो जाएगी, गाँव में रहेगी, उसकी शादी एक अच्छे घर में हो गई। लड़का इंजीनियर है, अच्छी फैमिली से है, लव मैरिज है मतलब इसे पसंद किया है उसने और कुछ पैसे नहीं लगे। मेरे इन-लॉज़ ने कहा कि शादी का जो खर्चा है वो भी हम लोग डिवाइड करके करेंगे, आपको एक साथ खर्चा आपको नहीं करना। धूम-धाम से शादी हुई, रिसेप्शन हुई और वहाँ पे लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तो नसीब ने साथ दे दिया, होता है। पर हो गई ना हाउसवाइफ, हो गई ना होममेकर, कुछ तो कर नहीं पाई। माँ का सपना था डॉक्टर बने, यहाँ पे लड़की देखो होममेकर बन गई। तो मेरे अंदर ये चीज़ थी कि शादी भले मेरी जल्दी हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर मुझे अपने पैरों पे भी खड़े होना है और मुझे अपने कॉलेज का पूरा फ़ीस भी निकालना है। मैं अपने हस्बैंड के ऊपर में इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं डालने वाली। पर ये कैसे करें? एक लड़की जो एलएलबी फर्स्ट ईयर में है, क्या कमा लेगी? मेरा कोर्स 5 इयर्स का कोर्स है, तो 5 साल तो कुछ नहीं होने वाला, तो 5 साल तो हस्बैंड ही देखेंगे। हस्बैंड की जॉब भी नई-नई थी, 3-4 महीने ही हुए थे और शादी कर ली तो उनकी सैलरी भी कम थी। तो यहाँ पे ना मेरा एक स्किल मुझे बहुत काम आया और वो स्किल मैंने डेवलप किया अपने इंटरेस्ट के बेस्ड पे। मेरा ना इंटरेस्ट ना ऑकल्ट साइंस में बड़ा था और जब से मेरी मम्मी की डेथ हुई थी ना, मैं ये सोचती भी रहती थी कि क्या हुआ होगा किस्मत में मेरे ऐसे जो ऐसा हो गया। सबकी लाइफ एज़ इट इज़ है, मेरी बदल गई। तो मैं थोड़ा बहुत वास्तु के बारे में, थोड़ा बहुत कुंडली के बारे में ऐसे ही किताबों से पढ़ा करती थी। तो मुझे लगा इसमें मेरा इंटरेस्ट है, क्यों ना इसको और डीपली जाना जाए। मेरे घर के पास में एक पंडित जी थे, उनका मैंने बोर्ड देखा कि अगर आपको सीखना हो या आपको दिखाना हो तो आप मिलो। मैं उनके पास चली गई ऐसे ही। उनको बोला कि मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ एलएलबी के, पर मुझे ना ये बहुत इंटरेस्ट है अकल्ट साइंस में। पंडित जी मुझे सबसे पहले जानना है कि मेरी माँ की डेथ क्यों हुई, उनको कैंसर क्यों हुआ, मेरे पापा बीमार क्यों पड़े, मेरी शादी जल्दी हो गई, बाकी कज़िन्स की तो अभी लाइफ एज़ इट इज़ चल रही, मेरी ज़िंदगी क्यों बदल गई पंडित जी? तो उन्होंने कहा जानना है तो सीखो। तो ना मैं सीखने लगी उनके साथ। अभी सीखते-सीखते ना मेरी ज़िंदगी थोड़ी-सी टर्न हो गई।
उनका एक बेटा था। वो बेटा क्या करता था ना, इंटीरियर डिज़ाइन कंपनीज़ के साथ मिलके वास्तु बेस्ड डिज़ाइंस बनाता था। तो एक बार वो लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो पंडित जी ने बोला, "ये मेरे यहाँ 6 महीने से आ रही है, थोड़ा इसको साइट विज़िट करवा दो, दिखा दो इसको कैसे काम होता है फील्ड पे।" तो मैं उनके साथ गई और उनके साथ में मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे काम करता है इंटीरियर डिज़ाइन, कैसे कैडिंग होती है, कैसे वास्तु को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे ये स्किल आपको पे करते हैं। अच्छी खासी इनकम उनके बेटे को जनरेट हो रही थी, मोर देन पंडित जी जो इतने सालों से बेचारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भैया मुझे भी सीखना है और मुझे भी आपके जैसे काम करना है। तो उन्होंने कहा तो आया करो। बस मैं उनके साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स करने लगी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक काम हो सकता है, वास्तु तो मैंने भी सीखा है, चीज़ तो मुझे भी आती है, क्यों ना मैं एक कार्ड बनवाती हूँ, बिज़नेस कार्ड, और उस बिज़नेस कार्ड को लेकर के मैं इंटीरियर डिज़ाइन कंपनीज़ के पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि क्या आप मुझे प्रोजेक्ट में फ्री में काम करने दोगे? मंडे टू फ्राइडे मैं कॉलेज करती थी और सैटरडे संडे में कार्ड्स लेकर के कोई भी रैंडम कंपनी, कितनी भी बड़ी कंपनी बैंगलोर की क्यों ना हो या कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बेल बजाती और बिजनेस कार्ड देती। मैं वास्तु डिज़ाइन कर सकती हूँ बिना घर का लुक ख़राब किए, आप मुझे एक मौका दो। कुछ लोगों ने भगा दिया, हम नहीं करते इस पे काम, पर कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया। 1 साल ही काम करने के बाद मुझे पहला विला प्रोजेक्ट मिला और फिर वहाँ से मेरी इनकम इतनी जनरेट होने लग गई कि मैंने अपनी आगे की पूरी पढ़ाई लॉ की और एमबीए की खुद के पैसों से पूरी करी, किसी पे बोझ नहीं बनी मैं। और इनफैक्ट इतने टाइम तक जो हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया फाइनेंशियली, मैंने उनको उल्टा बहुत सारा सपोर्ट किया फाइनेंशियली उसके बाद। उन्होंने एक घर लिया, उस घर का पूरा लोन आज की तारीख में मैंने चुकाया। उसके बाद बहुत तरीके से फाइनेंशियली मैंने उनको हेल्प करी, खुद का एक पोर्टफोलियो बनाया, तो ये स्किल ने मुझे बहुत हेल्प किया। मीनवाइल जब मेरे हस्बैंड ने घर लिया, हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए। वहाँ पे जाने के बाद मुझे आया ख़्याल कि मैं यूट्यूब में कुछ करना चाहती हूँ। मैंने अपना घर पूरा खुद से डिज़ाइन किया था और वो मैंने ना एक पोर्टफोलियो की तरह क्रिएट किया था कि लोगों के अंदर ना ये भ्रम है कि कोई अगर वास्तु पे घर बनाता है तो घर ना गंदा दिखता होगा, कोई दीवार लाल होगी, कोई पीली होगी, कुछ तो ख़राब होगा। पर मैंने अपना घर ऐसा बनाया जो दिखता भी बहुत सुंदर है, कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन, और पूरा वास्तु पे है। तो वो मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट करके अपना घर बनाया कि ये पोर्टफोलियो में दिखाऊंगी डिज़ाइनर्स को, मैं सिर्फ एक फेस और बातें कर रही है। पर लकीली 4-5 महीने में ही इंगेजमेंट आने लगी एंड विद इन 6 मंथ्स मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। उसकी क्राइटेरिया होती थी उस टाइम पे कि आपको 1000 सब्सक्राइबर करने हैं और आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है इनकम का, जो होता है $100। वो कर लोगे तो पेमेंट भी आ जाती है। मोनेटाइज भी हो गया, $100 भी हो गया और ये सब विद इन 6 मंथ्स में हो गया। तो इनिशियली लगा कि वाह ये तो अच्छा है, 3-4 हज़ार व्यूज़ भी आ रहे हैं और अब तो पैसे भी आएंगे। पर ये इतना आसान नहीं है। वो इनिशियली तो बूस्ट मिल गया, लोगों ने थोड़े बहुत घर तो देख लिए, सब्सक्राइब भी कर दिया, पर बाद में क्या, आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा बताना है कि लोग आपको देखने आए। तो अब सारे नेगेटिव मुझे आने लगे। सबसे पहले क्या आने लगा, आप अकेले रहते हो, कमेंट सेक्शन में कोई है नहीं आपके घर में, आपकी लाइफ तो समझ ही नहीं आ रही, सिर्फ आप ही हो। एंड जो आस पास के सो कॉल्ड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, बाय देन मेरे कॉलीग्स भी जो थे, मैं कॉलेज में एलएलबी किया, फिर एमबीए किया, वो लोग सारे कि इतना पढ़ लिखने के बाद भी ये लड़की व्लॉग में कुकिंग दिखा रही है। क्योंकि लाइफस्टाइल व्लॉग में आप वही करोगे ना, आप क्या खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। कई बार मैंने क्लीनिंग वीडियोस तक बनाए, दिवाली क्लीनिंग, तो लोग ना मुझे टॉन्ट करते थे, मुझे सुनने में भी आता था कि झाड़ू कटका करके पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब में, लॉयर्स भी आजकल, एमबीए वाले भी आजकल। वास्तु तक तो ठीक था, कमा ले रही थी, पर अब ये क्या शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें सुनने में बड़ी आती है। लोग ना आपको बहुत नीचा दिखाते हैं कि खाना बनाना, वही खाना जो बड़े बड़े शेफ़ बना के देते हैं तो आप बहुत ही प्राउडली खाते हो, पर कोई लड़की अगर आपको सिखा रही है कुछ बनाते हुए, भले वो सिंपल से डिश क्यों ना, वो ख़राब बात है। झाड़ू करना ख़राब बात है, घर क्लीनिंग ख़राब बात है, ठीक है ख़राब बात, मैं तो यही करूँगी, मुझे तो यही इसी में करियर बनाना है। मैंने चालू रखा उस चीज़। तो अब क्या हो गया ना, 2021 आते-आते मेरे वास्तु से भी मुझे पैसे आ रहे डिज़ाइनिंग के, क्योंकि मैं बहुत जम चुकी हूँ उसमें, प्लस यूट्यूब से भी 3 सोर्सेज़ से आ रहे हैं। और एक और बात है, जब मैं यूट्यूब में काम करने लगी ना, तो कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जिनके लिए मैंने डिज़ाइनिंग का काम किया, पर्दे के पीछे, क्योंकि मैं तो फ्रीलांसर हूँ। मेरा नाम आगे नहीं आएगा, नाम उनके डिज़ाइनर्स का आगे आएगा।
वास्तु किसने किया डज़न्ट मैटर, मुझे मेरा पेचेक मिलेगा। उन्होंने मुझे वीडियो करने भी बुलाया कि आप आके हमारा वीडियो भी शूट कर दोगे क्या? तो सोचिए जो लड़की वहाँ पे खड़ी थी जिस दिन उसकी माँ जा रही थी और लोग बोल रहे थे अब ये करेगी क्या? अब क्या करना है? वो लड़की वहाँ से उठ कर के आज महीने के 3 से 4 लाख रुपए कमाने लगी। तो यहाँ पे ना मेरी कहानी से अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं ना, तो मैं वो आपको 2 चीज़ बोलूँगी कि आप ज़रूर सीखने की कोशिश करिए। पहला कि ज़िंदगी ना ख़त्म नहीं होती। जब मेरी माँ जा रही थी एम्बुलेंस में, वहाँ खड़े होके मैंने ये सोचा कि ख़त्म हो गई ज़िंदगी, इसके बाद कुछ नहीं है। नहीं, ज़िंदगी चलती है और ज़िंदगी को ना आपको रो धो के आप नहीं चला सकते। आपको उसके साथ जूझना पड़ेगा और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हिम्मत रखनी पड़ेगी पहले तो, कि हाँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है कि मैं सारे ऑड्स से लड़ के आगे आ सकती हूँ। और दूसरा फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। शादी होते ही मैं समझ गई थी कि पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी अगर मेरे पति के ऊपर है, मेरी पढ़ाई, मेरा घर, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरे ऊपर लानत है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना, आपके अंदर एक ना सुपर पावर आता है, खास करके वुमेन में। वो सुपर पावर पता है क्या होता है? वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो आपको बैठना नहीं है और अपने आप को बेचारा तो बिल्कुल नहीं बनाना। और साथ ही साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जोश टॉक आशा को, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया जहाँ पर आकर के मैं ये अपनी कहानी आप तक पहुँचा सकी। थैंक यू।